साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। वंचित स्वर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो इस श्रृंखला है हमने शुरू की है, इसका जो अगला अध्याय है आज हम जिसे पढ़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर एवं भविष्य की आर्थिक नीति। बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्री भी थे और कैसे किस तरीके से आर्थिक नीतियां होनी चाहिए इस बारे में उनके क्या विचार थे, आज हम ये जानेंगे। शंभू भद्रा ये इस अध्याय के लेखक हैं, लेखक आर्थिक पत्रकार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अधिकांश लोग केवल देश के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के रक्षक के रूप में जानते हैं। ये आज का अध्याय हमको इस दिशा में जानकारी देगा कि बहुआयामी जो व्यक्तित्व बाबा साहब का था उसका एक पहलू ये भी कितना गंभीर पहलू था और कैसा उनका चिंतन और विजन था, ये आज हम देखेंगे, जानेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक अच्छे अर्थशास्त्री और पक्के समाजवादी थे। वे सामाजिक अर्थशास्त्र के कुशल ज्ञाता थे, वे उद्योग के समर्थक थे, वे शोषण आधारित उपनिवेशवादी और मुक्त बाजारवादी अर्थव्यवस्था के घोर विरोधी थे। अर्थशास्त्र में कृषि सुधार, कृषि उत्पादकता, राज्य की वित्त और योजनागत समस्याएं, रुपए की विनिमय समस्याएं आदि विषयों पर उनका गहरा अध्ययन था। अर्थशास्त्र में कृषि सुधार, कृषि उत्पादकता, राज्य की वित्त और योजनागत समस्याएं, रुपए की विनिमय समस्याएं आदि विषयों पर उनका गहरा अध्ययन था। वित्तीय अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थशास्त्र और कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने जाति के अर्थशास्त्र को भी विस्तार से समझाया था। उन्होंने सोशल इकोनॉमी, सामाजिक अर्थशास्त्र पर कई शोधपरक किताबें लिखी। इनमें एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, प्राचीन भारतीय व्यापार, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पेरियल फाइनेंस और प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन और इट्स सॉल्यूशन प्रमुख रूप से चर्चित हैं। इस विषय पर जो पुस्तकें बाबा साहब ने लिखी, इन पुस्तकों में सामाजिक अर्थशास्त्र पर लिखे गए उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी विनिमय के परिप्रेक्ष्य में रुपए की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ रूपी विषय पर शोध के लिए मिली थी। बाबा साहब के आर्थिक विचार पर हुए कम लेखन के चलते देश और विदेश में फ्री इकोनॉमी के पैरोकारों ने कई लेख लिखकर यह साबित करने की घृणित कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर नव उदारवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन सच ऐसा नहीं है। आज देश गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। महंगाई तो राष्ट्रीय डकैती का रूप ले चुकी है। अपने खर्चे के लिए राज्य आज भी केंद्र के रहमो करम पर निर्भर हैं। विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए की नाजुक हालत किसी से छिपी नहीं है। देश के पास अब तक अपनी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी वह कब का दम तोड़ चुकी है। देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन से उधार लिए गए नव उदारवादी आर्थिक मॉडल की चक्कर घिन्नी में पिस रहा है। इस मॉडल का परिणाम ही है कि देश गरीब और अमीर के बीच खाई और देश में गरीब और अमीर के बीच खाई और चौड़ी होती गई है। और सबसे दिल पर आघात करने वाली बात यह है कि गरीबों में अधिसंख्यक दलित और पिछड़े हैं। सरकार भी गरीबों का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं है और वह 26 और 32 रुपये कमाने वाले को गरीब नहीं मानती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक मॉडल में उक्त सभी समस्याओं का हल है, फिर भी किसी भी सरकार ने उसे अपनाने की जहमत नहीं उठाई।
इसके लिए अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी कम गुनहगार नहीं हैं। उनके पास आदर्श प्रस्तुत करने का एक मौका था। बहुजन दलों की नाकामियों पर फिर कभी चर्चा होगी। अभी हम डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का विस्तार से विश्लेषण किया था। कृषि, अर्थशास्त्र और उत्पादकता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खेतीहर भूमि के छोटे आकार के चलते कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार के सदस्यों के बीच जैसे जैसे कृषि भूमि बढ़ती चली जाती है, उस पर खेती की लागत के मुकाबले उपज कम होती जाती है। उनका मानना था कि किसी के पास कितनी ज़मीन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस ज़मीन की उत्पादकता कितनी है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि भूमि की उत्पादकता के हिसाब से उसके स्वामित्व का वितरण होना चाहिए। बाबा साहब ने राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर सामूहिक खेती के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। कृषि भूमि का एकमात्र मालिक राज्य हो और किसानों को केवल उस पर खेती करने का हक हो। किसान सामूहिक रूप से उस पर खेती करे और खेती पर आने वाले सभी खर्च राज्य सरकार वहन करे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि ऐसा करने से कृषि मजदूरों की समस्याएं दूर होंगी, संपत्ति और आय का समान वितरण हो सकेगा। बाबा साहब ने ब्रिटिश शासन की कृषि भूमि पर लगान से राजस्व वसूलने की नीति की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कृषि राजस्व प्रणाली न केवल गरीबों के हितों के विपरीत है, बल्कि दमनकारी नीति है। लेकिन किसी भी सरकार ने बाबा साहब के बताए सामूहिक खेती के फार्मूले को नहीं अपनाया और न ही किसी सरकार ने अंग्रेजों की थोपी गई भूमि राजस्व नीति को खत्म करने की कोशिश की। नतीजा ये है कि किसानों की हालत आज भी दयनीय है। आज कोई भी खेती नहीं करना चाहता है। कृषि भूमि टुकड़ों में बटी है और आज भी लोगों को अपनी ज़मीन पर रकबे के हिसाब से सरकार को लगान चुकाना होता है, न कि उत्पादकता व क्षमता के हिसाब से। कुछ राज्यों ने चकबंदी की असफल कोशिश की, पर विरोध व वोट बैंक के सामने ठहर न सकी। सामूहिक खेती और कृषि और भूमि करों के सरलीकरण का बाबा साहब का सपना आज भी अधूरा है। हालत यह है कि सरकारी ठेका खेती के नाम पर किसानों से उनकी ज़मीनें छीनकर कॉरपोरेट को देती जा रही है। हालत यह है कि सरकारी ठेका खेती के नाम पर किसानों से उनकी ज़मीनें छीनकर कॉरपोरेट को देती जा रही है। इसका सबसे अधिक शिकार छोटे और सीमांत किसान हो रहे हैं, जिनमें भी सबसे अधिक दलित पिछड़े शामिल हैं। जाति का अर्थशास्त्र। डॉक्टर अंबेडकर ने चार वर्ण आधारित जाति व्यवस्था को व्यक्ति व समाज के समक्ष विकास में सबसे बड़ी बाधा माना था। उन्होंने कहा कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था किसी भी व्यक्तिगत क्षमता के विकास में सहायक नहीं है, जिसके चलते अंततः समाज की उत्पादकता प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि समाज की गतिशीलता में जाति रोड़ा है, यह सामाजिक वर्गभेद पैदा करती है। उनका कहना था कि हर इंसान को अपना पेशा अपनी योग्यता के हिसाब से चुनने की आज़ादी हो। जाति के आधार पर पेशा के विभाजन होने से दलितों और निचली जातियों के हिस्से में छोटे छोटे काम आए, जिससे उनकी आय भी कम रही। साफ है कि कम आमदनी में उनका जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है। उनकी आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर ही खर्च हो जाता है। इसलिए निचली जातियां शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाती हैं। दलितों पिछड़ों के पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होने की वजह जाति का अर्थशास्त्र ही है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक लोकतंत्र के अभाव के कारण ही जाति व्यवस्था बनी हुई है। सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र से अलग है। आर्थिक आधार पर देखेंगे तो एक वर्ग ऐसा है जिसके पास अकूत धन है और दूसरा बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास रोटी के लाले हैं। सरकार के स्तर पर इस विषमता की लगातार अनदेखी राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देगी। आज देश इस अनदेखी का परिणाम भुगत रहा है। रुपए की विनिमय समस्याएं।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुगल साम्राज्य के अंतिम समय तक भारत आर्थिक रूप से विकसित देश था। भारत में विशाल व्यापार था और संतुलित बैंकिंग प्रणाली थी। देश अपनी मुद्रा में लेन देन करता था, लेकिन जब भारतीय मुद्रा का प्रबंधन ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, तब विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की विनिमय क्षमता प्रभावित हुई। ब्रिटिश शासन की फॉवलर समिति ने विदेशी व्यापार के लिए सोने को विनिमय के रूप में अपनाने की सिफारिश कर दी। इससे रुपया हाशिए पर आ गया। उस समय बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे रुपया कभी स्थिर नहीं हो सकेगा। उन्होंने रुपए के अवमूल्यन का भी विरोध किया था। इस भाव के मुकाबले इस समय भी देखें तो रुपया स्थिर नहीं हो सका है। पहले रुपए का मूल्य सोने के स्टॉक व भाव के मुकाबले तय होता था और आज शेयर बाजार के पूंजीकरण के हिसाब से रुपए का मूल्य तय हो रहा है। नतीजा रुपए की अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को घुन की तरह खोखला कर रही है। काश आज़ाद भारत की सरकारों को डॉक्टर अंबेडकर की बात समझ में आती। उद्योग। बाबा साहब बड़े उद्योग के खिलाफ नहीं थे। वे चाहते थे कि देश में निजी और सरकारी दोनों उद्योग बढ़ें। वे बीमा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे, जो बाद में हुआ, लेकिन उनका मानना था कि औद्योगिकरण इस तरह नहीं हो कि देश का संसाधन और पूंजी पर एकाधिकार हो जाए। वे चाहते थे कि उद्योग की चाबी सरकार के पास हो। हालांकि बाबा साहब जिस खतरे की ओर आगाह कर रहे थे, आज कॉरपोरेट इकोनॉमी तेजी से संसाधन और सरकारी पूंजी पर कब्जा करती जा रही है। यहाँ भी सबसे अधिक प्रभावित दलित ही हो रहे हैं। राज्यों की आत्मनिर्भरता। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे अधिक पब्लिक फाइनेंस पर काम किया। वह राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे सरकारी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे। ब्रिटिश शासन में सरकारी धन पर केंद्र का अधिकार होता था, जबकि खर्च प्रोविंस आज का राज्य करता था। इस व्यवस्था में सरकार के पास धन कहाँ से आएगा, इसके लिए सेंट्रल को सोचना पड़ता था, जबकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रोविंस यानी राज्य खर्च करता था। इसमें प्रोविंस अक्सर अधिक पैसे की मांग करता था, जिसे सेंट्रल को पूरा करना होता था। बाबा साहब ने इस व्यवस्था की खामियों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने आगाह किया कि प्रोविंस पर आय की जिम्मेदारी नहीं है, खर्च करने में वह गैर जिम्मेदार हो सकता है। इस कारण सरकारी धन के नियंत्रण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और अपना संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को स्वायत्त होना चाहिए। विडंबना यह है कि आज भी केंद्र और राज्य की वित्त व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की तरह है। राज्य सीमित संसाधन ही जुटा पाता है और अपने खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर है। इसका दुष्परिणाम है कि केंद्र तरह तरह के टैक्स लगाकर धन जमा करता है। इससे कृषि, उद्योग, व्यापार और गरीब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। गरीबों में सबसे अधिक दलित ही हैं, जबकि जनता की इस गाढ़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा सैलरी, रक्षा, सेना, प्रशासनिक जैसे अनुत्पादक मदों पर खर्च हो जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च कम हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इस खर्च को सीमित करना चाहते थे और सरकारी धन का उपयोग जनहित में सुनिश्चित करना चाहते थे। केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी धन के स्रोतों का समझदारी से बंटवारा नहीं होने से कई राज्य पिछड़े हुए हैं। देश में राज्यों का असमान विकास हुआ है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता विकसित करने की ज़रूरत है। बाबा साहब का यह सपना आज भी अपूर्ण है। तो ये देखिए किस तरीके से बाबा साहब ने क्या सुझाव दिए थे, क्या उनका विजन था, क्या उनका मानना था, लेकिन पिछले 75 सालों में क्या जो नीतियां सरकारों ने अपनाई और आज क्या हालत हमें समाज में दिख रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गंभीरता से लिया गया होता, उनके विचारों, उनके सुझावों को अपनाया गया होता, तो देश आज एक नए सोपान चढ़ रहा होता, एक नई ऊंचाइयों को छू रहा होता। तो इसलिए इस दिशा में कैसे ऐसी सरकारें आएं जो भारत का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो बहुआयामी व्यक्तित्व के अनुसार इस देश को चला सके, ये हम सभी के सामने प्रश्न है, हमें सोचना चाहिए। आपने समय दिया, धन्यवाद।
अगर ये पसंद आए आपको तो अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।